Class is going to be recorded, sharing with you whiteboard. And in today's class, we will talk about what? We will talk about some terms, कुछ ऐसे terms है जिनको लेकर के हम बात करेंगे. एक तो important point जो छूटा हुआ था क्लास में, that is sentimental comedy. Sentimental comedy. When I say about sentimental comedy, देन रिमेम्बर दैट कि सेंटिमेंटल कॉमेडी जो थी, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इट वाज अ मिडिल क्लास रिएक्शन. इट वाज अ मिडिल क्लास रिएक्शन, पहला पॉइंट. इट वाज अ मिडिल क्लास रिएक्शन. इट वाज अ मिडिल क्लास रिएक्शन. इट वाज अ मिडिल क्लास रिएक्शन. किसके खिलाफ था इट वाज अ मिडिल क्लास रिएक्शन? इट वाज अ मिडिल क्लास रिएक्शन. यू विल कम टू नो कि ये जो मिडिल क्लास रिएक्शन था, ये रिस्टोरेशन कॉमेडी या जो जो आपका कॉमेडी ऑफ मैनर था उसके खिलाफ था. तो इट वाज अ मिडिल क्लास रिएक्शन अगेंस्ट द इमोरलिटी, अगेंस्ट द AGAINST, अगेंस्ट द इमोरलिटी, अगेंस्ट द इमोरलिटी. IMMORALITY, immorality of restoration comedy. रेस्टोरेशन कॉमेडी के खिलाफ यह जो है क्या था, एक तरह का उसके खिलाफ एक रिएक्शन था. एंड सेकेंड पॉइंट की यू हैव टू नो कि व्हेन यू गो विथ की इट वाज अ मिडिल क्लास रिएक्शन अगेंस्ट द इमोरलिटी ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी, तो यू आल्सो फाइंड कि नॉट केवल उसका इमोरलिटी के खिलाफ बल्कि सिचुएशन इन डिसेंसी ऑफ डायलॉग. दूसरा पॉइंट, इट वाज आल्सो अ रिएक्शन, इट वाज आल्सो अ रिएक्शन against AGAINST, against the situation and indecency. Yeah, you will come to know कि it was also a reaction against the situation. The against the situation, situation, against the situation and indecency of dialogue. Indecency of dialogue. DIALOGUE. अगेंस्ट द इंडिसेंसी ऑफ डायलॉग. वही सेम चीजें होगा कि जो कोर्टली मैनर था. तो एक तरह से अगर हम बात करें, हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो सेंटिमेंटल कॉमेडी रहा है, सेंटिमेंटल कॉमेडी वाज अ रिएक्शन. सेंटिमेंटल कॉमेडी, इफ आई से कि इट वाज, इट केम अगेंस्ट whom, इट अगेंस्ट व्हाट, इट केम अगेंस्ट रेस्टोरेशन कॉमेडी. या जिसी को जिसको हम क्या कहते हैं कि यू कैन जस्ट से कि कॉमेडी ऑफ मैनर, या उसके खिलाफ था. और उसकी किन किन चीजों के खिलाफ आया हुआ था, अगेन मैं उसको हाईलाइट करना चाहूंगा. इट वाज, और ये जो रिएक्शन था किसका रिएक्शन था? मिडिल क्लास रिएक्शन. मिडिल क्लास रिएक्शन. इसका मतलब जो रेस्टोरेशन कॉमेडी था, उस रेस्टोरेशन कॉमेडी में
अपर मिडिल क्लास या एरिस्टोक्रेटिक क्लास की बात की गई थी। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास के लोगों ने रिएक्शन किया, किसके खिलाफ रिएक्शन किया? अगेंस्ट द इमोरालिटी। दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो रेस्टोरेशन कॉमेडी थी उसमें लस्ट था, पैशन था, इंट्रीग था, कॉन्स्पिरेसी थी, इलिजिटिमेट रिलेशनशिप बिटवीन मींस मेन एंड वुमेन दिखाया गया था। सो यह उसके खिलाफ क्या था? इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द इमोरालिटी ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी। दूसरा रिएक्शन किसके खिलाफ था? इट वाज आल्सो अ रिएक्शन अगेंस्ट द, किसके खिलाफ रिएक्शन था? जो वहां का जिस तरह का सिचुएशन दिखाया जाता था कि एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है, मेन और वुमेन के पास कोई काम नहीं है, पर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के खिलाफ लगा हुआ है, लेग पुलिंग कर रहा है, बैक बाइटिंग कर रहा है, दे डोंट हैव एनी जॉब, सच अ थिंग वाज प्रेजेंटेड। सो यू विल कम टू नो कि उसको दिखाया गया कि सिचुएशन है। और क्या दिखाया गया? इनडिसेंसी, वहां पे इनडिसेंसी रही है। और इनडिसेंसी किसका? जो डायलॉग था, डायलॉग बहुत जो है अच्छा नहीं था। मतलब जो बहुत, जिसको कहा जाता कि गंदे शब्दों का इस्तेमाल जो है रेस्टोरेशन कॉमेडी में किया गया था। तो ये हुआ कि इस तरह की जो चीजें की जा रही है रेस्टोरेशन कॉमेडी का, चाहे डायलॉग हो, चाहे सिचुएशन हो, चाहे वहाँ का जो मैनर दिखाया गया था, तो वो चीज सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं था। तो समाज का एक ऐसा ग्रुप आता है जो उस पार्टिकुलर उसके खिलाफ बात करता है। और यू विल कम टू नो कि वे वे कहते कहते इट्स नॉट अ गुड। तब उन्होंने लिखा दूसरी टाइप की कॉमेडी लिखा, जिसको सेंटिमेंटल कॉमेडी कहा गया। और सेंटिमेंटल कॉमेडी जो होता है, या एक ऐसा कॉमेडी है जो ऑलरेडी बता रहा है कि सेंटिमेंट मतलब सीरियस सब्जेक्ट मैटर, या अगर सीरियस सब्जेक्ट में नहीं है तो हर चीज को बहुत हल्के में या लाइट वे में नहीं लिया गया, बल्कि उसको जो है एक गंभीरता के साथ, या एक तरह से कहा जाए कि पार्टिकुलर प्रॉब्लम को या चीजों को जो है, कितना चीजें एथिकली अच्छी है, वर्च्यू उसमें है या नहीं, गुडनेस उसमें है या नहीं, या जो चीजें हम दिखा रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे समाज में कोई चीज का ह्रास हो रहा हो, पतन हो रहा हो, या हम अच्छाई हमारे लाइफ से चली जा रही। तो इन सब चीजों को लेकर के बात की गई। तो अगेन नेक्स्ट पॉइंट व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जो सेंटिमेंटल जो कॉमेडी है, इसके जो कैरेक्टर्स है वे क्या है? मिडिल क्लास है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज द थर्ड पॉइंट। कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स आर फ्रॉम मिडिल क्लास। कैरेक्टर्स आर फ्रॉम मिडिल क्लास, CHARACTERS। कैरेक्टर्स आर फ्रॉम मिडिल क्लास। जो कैरेक्टर्स रहे वे मिडिल क्लास से रहे। तो एक पॉइंट कैरेक्टर्स आर फ्रॉम मिडिल। सो रिमेंबर दैट कि व्हेन आई टॉक अबाउट, यू विल कम टू नो कि कैरेक्टर्स कहाँ से? कैरेक्टर्स मिडिल क्लास से हैं। दूसरा चीज जो है, जो आपको और ध्यान में रखना है कि उसमें एक एक चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज जो भी उसके कैरेक्टर्स है जो मिडिल क्लास से आ रहे हैं, उनका उसमें दिखाया गया कि दे ओवरकम अ सीरीज ऑफ मोरल ट्रायल्स। ओवरकमिंग ओवरकमिंग अ सीरीज ऑफ मॉरल ट्रायल्स, MORAL, मॉरल ट्रायल्स, TRIALS। सो यू विल कम टू नो, यह एक और दूसरा पॉइंट है कि ओवरकमिंग अ सीरीज ऑफ मॉरल ट्रायल्स, जो उन्होंने ओवरकमिंग अ सीरीज ऑफ मॉरल ट्रायल्स, दिस इज एन अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। मॉरल ट्रायल्स क्या है? जो कैरेक्टर इसमें रहे हुए हैं, प्रोटेगनिस्ट जो रहा है, उसको जो है मोरालिटी के ग्राउंड पर,
ये चीज जानने की कोशिश की गई कि उसको ऐसे केस में उलझाया गया, फंसाया गया, या उसको दिखाने की कोशिश की गई, या ऐसे षड्यंत्र रचे गए कि वह मॉरली कितना स्ट्रांग है। लेकिन वह जो भी क्या होता है कि वह ओवरकम कर जाता है, जो भी उसके सामने इस तरह की चीजें क्रिएट की जाती है, हर्डल आता है कि उसको मोरली उसको जज करने की कोशिश की जा रही है, देन ही ओवरकम्स इट, वह उसको ओवरकम कर जाता है। दूसरा चीज, ये जो प्ले है, इस प्ले का उद्देश्य नहीं था कि इसमें लॉफ्टर हो, या या रिफ्लेक्टेड कोई कंटेम्प्रेरी फिलोसफिकल कॉन्सेप्शन ऑफ ह्यूमंस हो, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि उसमें जो है क्या था कि लाफ्टर की जगह टीयर्स ज्यादा रहा है। तो एक नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, टीयर्स रादर देन लाफ्टर। यू विल कम टू नो कि यहाँ पे टीयर्स को दिखाया गया, ना कि लाफ्टर को दिखाया गया। तो रादर देन मीन्स टीयर्स, यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड लाफ्टर। और एक और चीज दिखाया गया कि मैन और वुमेन कैन बी रिफॉर्म्ड। जो मैन या वुमेन है, उनमें जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो अगर कहीं पर किसी चीज की वजह से वो गलत है या रास्ते से भटक गए हैं, तो उनको सुधारा जा सकता है। मैन एंड वुमेन कैन बी रिफॉर्म्ड, उनको रिफॉर्म किया जा सकता है। एंड सेट बैक ऑन द पाथ ऑफ वर्च्यू, और उनके जो है अच्छाई के रास्ते पर दोबारा वापस लाया जा सकता है। एंड बैक सेट बैक ऑन द पाथ ऑफ वर्च्यू, ऑन द पाथ ऑफ virtue, VIRTUE। सो यू विल कम टू नो कि ये सारे पॉइंट्स रहे हैं, जिन पॉइंट्स को मैं वो करना चाहूंगा यहाँ पे कि टीयर्स रादर देन लाफ्टर, आपको लाफ्टर नहीं मिलेगा बल्कि इस कॉमेडी में टीयर्स मिलेगा। तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड, विच यू हैव टू लर्न, कि इन सेंटिमेंटल कॉमेडी देयर आर टीयर्स रादर देन लाफ्टर। और जो मैन और वुमेन है, जो जो गलत रास्ते पे जा चुके हैं, यहाँ पे दिखाया गया कि मैन एंड वुमेन कैन बी रिफॉर्म्ड, उनको जो है क्या किया जा सकता है, रिफॉर्म किया जा सकता है, उनके अंदर सुधार लाया जा सकता है। एंड सेट बैक ऑन द पाथ ऑफ वर्च्यू, और अच्छाई के रास्ते पर उनको दोबारा वापस लाया जा सकता है, सेट बैक किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है उसके पहले वाला, कि कैरेक्टर्स इसके जो है वे कहाँ से है, कैरेक्टर्स आर फ्रॉम मिडिल क्लास, कैरेक्टर्स आर फ्रॉम मिडिल क्लास। यू विल कम टू नो कि कैरेक्टर्स कहाँ से है, दे आर फ्रॉम मिडिल क्लास। ओवरकमिंग अ सीरीज ऑफ मॉरल ट्रायल्स, ओवरकमिंग अ सीरीज ऑफ मॉरल ट्रायल्स, ओवरकमिंग अ सीरीज ऑफ मॉरल ट्रायल्स। अब उसके बाद ये आपको ध्यान में रखना है कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन कौन से लोग हैं जो इसको लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल, EXAMPLES। पहला है रिचर्ड स्टील, रिचर्ड स्टील द कॉन्शस लवर्स। दूसरा है रिचर्ड स्टील का ही दूसरा है द लाइंग लवर, द लाइंग लवर, ये भी रिचर्ड स्टील का ही है।
तीसरा भी रिचर्ड स्टील का ही है, द टेंडर हस्बैंड। द टेंडर हस्बैंड। तो ये तीनों आप लिखिए, बस आए एक मिनट। सो रिमेंबर दैट कि यू गेट व्हाट यू गेट की दीस राइटर्स, जिसमें रिचर्ड स्टील ने तीन लिखा हुआ है, द कॉन्शस लवर्स, द लाइंग लवर, द टेंडर हस्बैंड। एक और राइटर रहे हैं जिनका नाम है कॉली सीबर, COLLEY, कॉली सीबर, CIBBER। कॉली सीबर ये जो है आथर है। कॉली सीबर ने क्या लिखा हुआ है? लव्स लास्ट शिफ्ट, लव्स लास्ट शिफ्ट, लव्स लास्ट शिफ्ट। एक और राइटर हैं जिनका नाम है एडवर्ड मूर, एडवर्ड मूर, MOORE, एडवर्ड मूर। एडवर्ड मूर ने एक प्ले लिखा था, द फाउंडिंग। So these are the examples and these are the examples of what? These are the examples of आपका सेंटिमेंटल कॉमेडी का ये एग्जाम्पल रहा है। तो मैं फिर से एक बार आपको रिवीजन करा देना चाहता हूँ फर्स्ट पेज से, कि जो सेंटिमेंटल कॉमेडी है, यह एक रिएक्शन रहा है। किसका रिएक्शन रहा है? मिडिल क्लास का रिएक्शन रहा है। और किसके अगेंस्ट में रहा है? अगेंस्ट द इमोरलिटी ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी। जो रेस्टोरेशन कॉमेडी में इमोरलिटी दिखाई गई है, यह उसके खिलाफ रहा है। और इट वाज आल्सो अ रिएक्शन अगेंस्ट द सिचुएशन, उसके खिलाफ जो वहाँ का सिचुएशन था, जो डायलॉग में इनडिसेंसी थी, उसको लेकर के यह एक तरह का रिएक्शन रहा है। और ये कब होता है? 18 सेंचुरी में। रेस्टोरेशन कॉमेडी कब आती है? 17 सेंचुरी में। रेस्टोरेशन कॉमेडी या कॉमेडी ऑफ मैनर, ये जो था, ये अपर मिडिल क्लास, या अगर मैं कहूँ एरिस्टोक्रेटिक क्लास के बारे में बात करते हैं, तो जहाँ दिखाया गया उनमें लस्ट है, पैशन है, इलिजिटिमेट रिलेशनशिप बिटवीन मेन एंड वुमन है, बैक बाइटिंग है, लेग पुलिंग है, कॉन्स्पिरेसी है। और ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते हैं जिसकी जो है डबल मीनिंग निकलती है। तो ऑल दिस थिंग, तो जो इनडिसेंसी ऑफ डायलॉग रहा है, जो उसमें सिचुएशन दिखाई गई थी, उन सब के खिलाफ लोग या कुछ राइटर आते हैं, जिसमें रिचर्ड स्टील एक बड़े राइटर है, उन्होंने जो है क्या किया, इसके खिलाफ लिखा। और फिर उसके बाद आप ये पाएंगे कि जो सेंटिमेंटल कॉमेडी है, उसमें दिखाया गया कि जो उनके कैरेक्टर्स हैं, वे मिडिल क्लास से उन्होंने कैरेक्टर्स के लिए, पहले कैरेक्टर्स कहाँ से लिए गए थे? एरिस्टोक्रेटिक क्लास से। यहाँ पे कैरेक्टर्स कहाँ है? मिडिल क्लास से हैं। और ये दिखाया गया कि जो कैरेक्टर भटक गए हैं, जैसे दिखाया गया कि मेन और वुमेन गलत रास्ते पे जा चुके हैं, उनके अंदर वर्चू नहीं है। तो इस कॉमेडी में ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो भटके हुए लोग हैं, अगर प्रयास किया जाए तो वे भी सही रास्ते पर आ सकते हैं। इसीलिए उसमें दिखाया गया कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन पैदा किया गया हीरो के सामने, हीरोइन के सामने, रिगार्डिंग लस्ट, पैशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स। और वो जो उस मोरल ट्रायल में वो जीत जाते हैं, इसीलिए लिखा लिखा गया ओवरकमिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ मॉरल ट्रायल्स।
नैतिकता के ग्राउंड पर उनको जज किया जाता था, और नैतिकता के ग्राउंड पर जब उनको जज किया जाता था तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती थी जिसमें जिसमें वो जीत गए थे, और उनको दिखाया जाता है कि वे उस उन बुरी चीजों से बाहर निकलते हैं। फिर एक और चीज आई है कि इस तरह की जो कॉमेडी है उसमें टीयर्स है ना कि लाफ्टर है। यू फाइंड दैट कि देयर इज टीयर्स नॉट लाफ्टर। मैन और वुमेन कैन बी रिफॉर्म्ड। एक पॉइंट ये भी रहा है कि मेन एंड वुमेन कैन बी रिफॉर्म्ड एंड सेट बैक ऑन द पाथ ऑफ वर्च्यू। उनको जो है वर्च्यू के रास्ते पर दोबारा लाया जा सकता है। नेक्स्ट जो चीजें हैं कि राइटर कौन कौन से, रिचर्ड स्टील है, उनके तीन ड्रामा है, द कॉन्शस लवर्स है, दूसरा है द लाइंग लवर, और उसके अलावा जो है यू विल कम टू नो द टेंडर हस्बैंड। तो ये तीनों जो है किसका प्ले रहा है? इट वाज द प्ले ऑफ whom? इट वाज द प्ले ऑफ दिस मैन, रिचर्ड स्टील का, रिचर्ड स्टील का। सो ये पहला है स्टील, हाँ, द कॉन्शस लवर्स, द लाइंग लवर्स। आगे जो है आपने देखा कि एक राइटर है कॉले सीबर ने लव्स लास्ट शिफ्ट लिखा। एडवर्ड मूर का रहा द फाउंडिंग। सो दीज थिंग्स यू गेट, दीज थिंग्स यू फाइंड कि इन चीजों को लेकर के बात कही गई है या उसमें दिखाया गया है। तो आई हैव डन सेंटिमेंटल कॉमेडी। एक और पोर्शन जो मुझे लेना है दैट इज एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंटी एंटी MENTAL, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। सो रिमेंबर दैट कि व्हेन यू गो विद दिस पॉइंट्स की एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया कि एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी कब आई है? ये भी 18 सेंचुरी में आती है। उसके पहले की जो सेंटिमेंटल कॉमेडी है वो कब आई थी? वो भी 18 सेंचुरी के शुरू में आई है। और रेस्टोरेशन कॉमेडी कब आई है? 17 सेंचुरी में आई। तो एक सेंचुरी वाइज भी आपको जो है क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, तो एक चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि इट बिकेम पॉपुलर इन 18 सेंचुरी। इट बिकेम पॉपुलर इन 18 सेंचुरी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एंटी सेंटिमेंटल, जो सेंटिमेंटल कॉमेडी थी यह उसके अगेंस्ट में रही होगी। तो ये खुद ब खुद ये पता चल रहा है कि वी आर गेटिंग कि यह एक ऐसी कॉमेडी है जो कहीं ना कहीं किसके खिलाफ रही होगी? सेंटिमेंटल के खिलाफ रही होगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो कॉमेडी रही है, ये जो कॉमेडी रही है, इस कॉमेडी के दो बड़े नाम रहे हैं। एक तो एक नाम ओलिवर गोल्ड स्मिथ और दूसरा जो है शेरिडान। यू विल कम टू नो, हियर आई एम मेंशनिंग टू बिग नेम, शेरिडान, SHERIDAN, शेरिडान एंड ओलिवर गोल्ड स्मिथ। शेरिडान एंड ओलिवर गोल्ड स्मिथ वेल आर वेल नोन राइटर्स ऑफ एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। शेरिडान एंड ओलिवर गोल्ड स्मिथ। Sheridan and Oliver Goldsmith are two writers of Sheridan and Oliver Goldsmith are two writers of sentimental comedy. इसमें इसमें उसी चीज को दोबारा रिवाइव किया जाता है जो कॉमेडी ऑफ मैनर की खासियत थी। इसमें भी क्या रहा है, इसमें आप देखेंगे कि एक तो तीसरा पॉइंट की मिडिल क्लास कैरेक्टर, मिडिल क्लास कैरेक्टर, इसमें भी जो रहा मिडिल क्लास कैरेक्टर रहा है। और वी फाइंड द
रिवाइवल ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर का जो भी चीजें रही है, उन सारी चीजों को लेकर के देखा जाता है कि वहां पर उन्हीं चीजों को दोबारा लाया जाता है। तो मिडिल क्लास जो कैरेक्टर्स है, या मिडिल क्लास जो फैमिली है, और जो उनके इंटरेस्ट है उन सब चीजों को, और जो इसका प्लॉट तैयार किया गया है, प्लॉट रिवॉल्व्स, REVOLVES, प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड, जो कॉमेडी ऑफ मैनर में मैंने बताया था, अराउंड इंट्रीग्स ऑफ लस्ट एंड ग्रीड, INTRIGUES, इंट्रीग्स ऑफ लस्ट एंड ग्रीड। जो प्लॉट है, इट रिवॉल्व्स अराउंड इंट्रीग्स ऑफ लस्ट एंड ग्रीड, यह लस्ट और ग्रीड के इर्द गिर्द ही चलता है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यू विल कम टू नो कि ये सारी चीजें, वट एवर यू गेट, वट एवर यू फाइंड, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा वहां पे रहा, कि प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड इंट्रीग्स ऑफ लस्ट एंड ग्रीड, दिस पार्टिकुलर पॉइंट की, उसमें जो लस्ट और पैशन पहले था, बैक बाइटिंग पहले था, वो सारी चीजें, साथ ही साथ सेल्फ इंटरेस्ट, SELF, जो कैरेक्टर है वो केवल अपने में ही इंटरेस्ट है, उनको सेल्फ इंटरेस्ट, उनको कल्याण की कोई भावना नहीं कि हाँ किसी तरह का कुछ हो किया जाए, सेल्फ इंटरेस्ट। और इसके अलावा जो भी कैरेक्टर्स रहे हैं, उन वो ऐसा मास्क धारण किए हुए हैं कि वे देखने में बाहर से बहुत अच्छे हैं, मॉरली गुड है, उनके अंदर वर्च्यू है, लेकिन अंदर से वे ऐसे है नहीं। तो यू विल कम टू नो कि मार्क्ड बाय डिकोरस प्रिटीन्स, मास्क्ड बाय मास्क्ड बाय डिकोरस प्रिटीन्स, so these things you find, again I would like to tell you, और इसका जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल है, दैट इज व्हाट ओलिवर गोल्ड स्मिथ का एग्जाम्पल, ग्रेसिया, शी स्टूप्स टू कॉन्कर, शी स्टूप्स टू कॉन्कर बाय ओलिवर गोल्ड स्मिथ। या यू विल कम टू नो शेरिडान का स्कूल फॉर स्कैंडल, एक और यहाँ लिख दे रहे हैं, शेरिडान स्कूल फॉर स्कैंडल, स्कूल फॉर स्कैंडल, SCANDAL, शेरिडास स्कूल फॉर स्कैंडल। तो ये सब उसका रहा है। मैं फिर से पीछे से यही ले चलता हूँ कि इसके दो एग्जांपल्स है, एक शेरिडान का स्कूल फॉर स्कैंडल, जो कि आप देख रहे हैं, जिसको मैंने हाईलाइट यहाँ किया हुआ है, और इसके अलावा एक और पॉइंट रहा है, दैट इज शी स्टूप्स टू कांकर बाय ओलिवर गोल्ड स्मिथ। और उसमें क्या क्या चीजें रही हैं, उसमें दिखा गया कि जो कैरेक्टर्स हैं, वे मास्क उन्होंने धारण किया हुआ, कि डिकोरस प्रिटीन्स, बहुत अच्छे ढंग से बहानेबाजी कर लेते हैं। किस चीज की बहानेबाजी करते हैं, कि वे मॉरली गुड है, उनके अंदर वर्च्यू है। तो दिस थिंग्स यू फाइंड कि वो डिकोरस प्रिटीन्स है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, कि इसमें वही चीजें रही हैं जो पहले, जैसे मिडिल क्लास, यहाँ का जो ड्रामा है, और यहाँ का जो खास करके कॉमेडी रहा, ड्रामा स्पेशली कॉमेडी, या अगर आप देखेंगे जो प्रोज रहा है, उसमें मिडिल क्लास को लेके ज्यादा बात हुई है। और जो जो कॉमेडी ऑफ मैनर के जो पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीजें रिवाइव की गई, इंट्रिक्स को, इंट्रिक्स ऑफ लस्ट, ग्रीड, सेल्फ इंटरेस्ट, और भाई बाकी मैंने बताया कि मास। तो ये ऐसा नहीं कि उसमें दिखा कि बहुत अच्छी आदत है, इस तरह की चीजों को दोबारा एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी में लाया गया। तो एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी आप देखेंगे, सेंटिमेंटल के खिलाफ रहा, और सेंटिमेंटल किसके खिलाफ रहा, कॉमेडी ऑफ मैनर के खिलाफ रहा। तो दीज थिंग्स यू फाइंड।
नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने इधर से डिस्कस किया था, इट बिकेम पॉपुलर इन 18th सेंचुरी। और दो बड़े नाम, शेरिडान एंड ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ये दो बड़े नाम हैं जहां पे आपको ध्यान में रखना है, शेरिडान एंड ओलिवर गोल्ड स्मिथ। सो आई थिंक कि नाउ यू आर इन पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें इसमें रही है। दो वर्ड मैं और लूंगा, एक तो कॉमेडी से ही रिलेटेड मैं लूंगा। जब शुरू शुरू में कॉमेडी ग्रीक में आई थी, तो एक तरह की और कॉमेडी आई थी जिसका, जहां से शुरू होता है, दैट इज व्हाट, हाई कॉमेडी। कॉमेडी का एक टाइप है, HIGH, हाई कॉमेडी, COMEDY, हाई कॉमेडी। यह भी एक तरह का टाइप ऑफ कॉमेडी है, और यह क्लासिक कॉमेडी का एक फॉर्म रहा है, हाई कॉमेडी। और स्पेशली यू विल कम टू नो कि वहाँ पे जो प्लाउटस होते थे, टीरेंस वगैरह थे, उनके जमाने में एक ये मतलब ग्रीक कॉमेडी के समय का एक टाइप होता था, जहाँ पे उसमें होता था। हाई कॉमेडी के बारे में एक राइटर हैं जिनका नाम है जॉर्ज मेरेडिथ, DEORGE, जॉर्ज मेरिडिथ, MEREDITH। जॉर्ज मेरेडिथ ने एक, उन्होंने किताब लिखा, किताब क्या, एक उनका ऐसे आया था जिसका नाम है द आइडिया ऑफ कॉमेडी करके। ये पता होना चाहिए आपको, इस यही बस बताने का मकसद, द आइडिया ऑफ कॉमेडी। ये ऐसे जो है 1877 में आया हुआ है, 1817, द आइडिया ऑफ कॉमेडी, ये आया हुआ है। उसमें उन्होंने ये बात बताई है कि हाई कॉमेडी और लो कॉमेडी को लेकर के। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि हाई कॉमेडी वह कॉमेडी होता है जिसमें थोड़ा सा नैतिकता, अच्छाई या इस तरह की चीजों को लेकर के बात कही गई हो। और इसके अलावा मतलब उन्होंने ये बात कही कि जो जो कॉमेडी है, खासकर हाई कॉमेडी, उसमें इस तरह की चीजें रही हैं। और मतलब इस तरह का बहुत ज्यादा नहीं था कि उसमें ये चीजें, तो एक तो टाइप आप केवल इतना ध्यान में रखिएगा, हाई कॉमेडी, और उससे रिलेटेड एक ऐसे है, या किसने लिखा, जॉर्ज मेरिडिथ ने लिखा, द आइडिया ऑफ कॉमेडी। बाकी उसमें साथ ही साथ हाई कॉमेडी में एक इंटेलेक्चुअल अपील भी होगी, जो है एक पॉइंट ये लिखिएगा कि यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड इंटेलेक्चुअल अपील। इंटेलेक्चुअल अपील, और इंटेलेक्चुअल अपील होगा। इंटेलेक्चुअल अपील के साथ साथ यू विल कम टू नो कि ह्यूमन बिहेवियर को वहां प्रेजेंट किया गया है, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, BEHEAVIOUR, ह्यूमन बिहेवियर। ये दो चीज आप ध्यान में रखिएगा, उसमें एक इंटेलेक्चुअल अपील होगा और ह्यूमन बिहेवियर किया जाएगा। यह एक डिवीजन हुआ कॉमेडी का। दूसरा टाइप का कॉमेडी एक और आई, जो उसी ऐसे में आई, क्या वो डिवीजन किया गया, लो कॉमेडी, LOW, लो कॉमेडी। यह उस तरह का कॉमेडी, बहुत सिंपल है समझने में, यह उस तरह का कॉमेडी होता है, नो इंटेलेक्चुअल अपील, इसमें कोई इंटेलेक्चुअल अपील नहीं होगा, नो इंटेलेक्चुअल अपील, नॉट अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, नॉट अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, BEHEAVIOUR। अब आप ये समझिए कि इस तरह की कॉमेडी हम, लो कॉमेडी अक्सर हम अपने जीवन में यूज करते रहते हैं। तो ये समझिए कि उन्होंने कहा कि जैसे कोई जोक्स सुनाता है, उसमें भी हंसी है, गैग्स है, मिमिक्री है,
कोई अगर जोक सुनाता है, गास गैक्स है और मिमिक्री है, इफ यू फाइंड दीज थिंग, किसी का कोई कॉपी करता है या क्लाउनिश फिजिकल एक्टिविटी है, कोई जोकर जैसा कुछ रोल कर देता है, तो वह ह्यूमन बिहेवियर के बारे में नहीं है, बल्कि वह क्या है, एक चुटकुला जिसे हम कहते हैं। तो चुटकुला भी कॉमेडी है और जोक्स भी कॉमेडी है। तो इन सब से जो कॉमेडी होती है या जो चीजें होती है, उसको किस में रखा गया, उसको लो कॉमेडी में रखा गया। तो एक चीजें ये आपको जानना जरूरी था। तो आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट लो कॉमेडी, हाई कॉमेडी। लो कॉमेडी में इंटेलेक्चुअल बिहेवियर है और अबाउट ह्यूमन नेचर है, और लो कॉमेडी में कोई इंटेलेक्चुअल बिहेवियर नहीं। अगर आप संता बंता का चुटकुला सुना रहे हैं तो उसमें कौन सा जो है ह्यूमन बिहेवियर है, या उसमें कौन सा नजर आ रहा है, किसी आदमी का नेचर नजर आ रहा है, तो बना करके कुछ भी जो है आप उसको सुना रहे हैं। सो दीज थिंग्स यू फाइंड। और यह एक डिवीजन है, ऐसा नहीं कि ये कोई टाइप ऑफ कॉमेडी है। मतलब ये कहा गया कि कॉमेडी को हम इस तरह से बांट सकते हैं, कॉमेडी को भी लो कॉमेडी और हाई कॉमेडी में। ये बात किसने कही है, कौन बांटा हुआ है? जॉर्ज मेरेडिथ ने अपने एसे में, कौन से एसे में, द आइडिया ऑफ कॉमेडी, जो 1877 ईस्वी में आया। तो जॉर्ज मेरेडिथ पता हो उनका एसे द आइडिया ऑफ कॉमेडी पता होना चाहिए। उन्होंने उसको दो हिस्सों में बांटा, एक लो कॉमेडी और एक हाई कॉमेडी। लो कॉमेडी में उन्होंने कहा इसमें कोई इंटेलेक्चुअल अपील नहीं होता, इसमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में नहीं बात की जाती है। हम अपनी डेली लाइफ में जो जोक्स सुनाते हैं और जो इस तरह की तमाम छोटी मीन्स मिमिक्री कभी हो गया, कभी कोई क्लाउनिश एक्टिविटी हो गया, उस तरह की चीजें वहां पे रखते हैं। आ, एक चीज कृष्णा जी का ये कहना था कि हम लोग जो है फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल में एक राइटर शायद जो पढ़ाया गया था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो उनको भी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास एक ही पेज बचा हुआ है। तो उस पेज पर हम लोग उनको भी कर लेते हैं। आई थिंक कि कृष्णा जी ने शायद लॉरेंस ईस्टर्न के बारे में कहा था। ठीक, ओके। तो वी विल टॉक अबाउट, हम लोग उनको भी बात कर लें ताकि रह ना जाए कोई पॉइंट जो है। चलो, जब हम लोग बात करते हैं लॉरेंस ईस्टर्न के बारे में लेकर के, तो हमें ध्यान में रखना है कि लॉरेंस ईस्टर्न ऐसे कोई बहुत वो नहीं रहे हैं, लेकिन फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल की हिस्सा रहे। और मैं अब दोबारा उस फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल के राइटरों का नाम नहीं लिखूंगा, केवल एक राइटर को यहाँ डील कर रहा हूँ। फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल में एक राइटर छूटे हुए थे जिनका क्या नाम था, लॉरेंस ईस्टन, LAURENCE, लॉरेंस ईस्टन, STERNE, लॉरेंस ईस्टन। ये जो लॉरेंस ईस्टन जो छूटे हुए हैं, ये उन्हीं में से आते हैं जो फोर व्हील्स ऑफ द राइटर रहे हैं। फोर व्हील्स ऑफ द राइटर में हेनरी फील्डिंग के बारे में बात की गई थी, सैमुअल रिचर्डसन के बारे में बात की गई थी, टोबियस स्मॉलेट के बारे में बात की गई थी। लॉरेंस ईस्टन ने जो लिखा हुआ है, उन्होंने पिकरेस्क नावल लिखा हुआ है। उन्होंने क्या लिखा हुआ? पिकरेस्क नावल। पहला पॉइंट की, ही रोट पिकरेस्क नावल, PICARESQUE, ही रोट पिकरेस्क नावल। पिकरेस्क नावल मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पिकरेस्क नावल जो है यह अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द नावल है, और यह स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया हुआ है, जिसमें एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो एक विकेट भी हो सकता है, रोग भी हो सकता है, वन हु वेंडर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो बंजारे जैसा होगा, जिसकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, बट ही मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। तो ऐसा चीजें जो है पिकरेस्क नावल में दिखाया गया। अब सवाल ये उठता है कि लॉरेंस ईस्टन ने क्या लिखा। उन्होंने जो लिखा उसमें एक उनका फेमस वर्क है, ट्रिस्ट्रम शैंडी। एग्जाम्पल ग्रेसिया जो है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल, ट्रिस्ट्रम सैंडी, ये लॉरेंस ईस्टन के ही चीजों को, ट्रिस्ट्रम, TRISTRAM, ट्रिस्ट्रम शैंडी, SHANDY, ट्रिस्ट्रम शैंडी, ये लॉरेंस ईस्टन का एक पॉइंट रहा है। दूसरा जो पॉइंट रहा है, अ सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू फ्रांस एंड इटली। अ सेंटिमेंटल जर्नी, अ सेंटिमेंटल जर्नी थ्रू
फ्रांस, THROUGH है, थ्रू फ्रांस एंड इटली। इसके आगे ना कुछ बताना है, ना ही कोई पेज बचा हुआ है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो छूटे हुए पोर्शन थे उस पर बात किए हैं। और जिन चीजों को लेकर के मैंने बात किया कि लॉरेंस ईस्टन रहे हैं, और लॉरेंस ईस्टन का दिस पार्टिकुलर थिंग, ट्रिस्टम शैंडी, अ सेंटिमेंटल जर्नी, फ्रांस, थ्रू फ्रांस एंड इटली, ये पिकारेस का नावल रहा है। दैट वाज डन कृष्णा जी के सजेशन पे ये चीज की गई है। तो इस तरह से वी हैव डन आवर जॉब, एंड आई थिंक कि टाइम भी हो चुका होगा। नाउ यू कैन, you all have to go to your colleges, जिनको जहाँ पे भी जाना है। So in this way we have done today's job, and there will be no class today in the evening में आज कोई क्लास नहीं होगी। और कल हम लोग जो है, कल संडे है तो कल हम लोग जो क्लास रखेंगे वो हम क्लास कल शाम को नहीं, करीब आप ये मान के चलिए कि एट 12 o'clock, 12 बजे के आसपास हम लोग रखेंगे क्लास कल। शाम को कोई क्लास नहीं होगी, कल की क्लास 12 बजे, कल केवल एक क्लास होगी, वो भी 12 बजे ही। जी। क्यों मैडम, कल तो जो संडे है। अच्छा ठीक है, हम देखेंगे। आप जो है एक दिन का जो है वो कर लीजिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, एडजस्ट। अच्छा। देखिए, हम कर लेंगे, करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो है ना वो हो, या तो शाम को, फिर शाम के टाइम में कर देंगे। ठीक है, ठीक, शाम को। मैं नहीं मैडम, आज कोई क्लास नहीं। आज मैं एक्चुअली आई 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 आज मैं रास्ते में रहूंगा, जर्नी पे रहूंगा, तो आज तो शाम को कोई क्लास नहीं होना है। देयर विल बी नो क्लास इन द। कल मैडम जीआईसी की क्लास, अगर कुछ उम्मीद ऐसा है कि कुछ ऐसा चीज करेंगे जो हो सकता है कि कंबाइंड हो जाए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो यहाँ और वहाँ हैं। तो कुछ ऐसी चीजों को लिया जा सकता है जो कंबाइंड हो सकता है, कुछ ऐसी कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, ठीक, ठीक हो।